जय हिंद दोस्तों। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 1.47 बिलियन लोगों के साथ दुनिया की लगभग 17.8% आबादी यहाँ रहती है। और सबसे बड़ी बात, भारत इस समय दुनिया के युवा देशों में से एक है। यानी कि यहाँ की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। यानी कि किसी भी विकासशील देश को विकसित बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो भारत के पास ऑलरेडी है, यूथ। लेकिन भारत का यूथ तो सड़कों पे उतरा हुआ है। सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? 20 बच्चों का हत्यारा है धर्मेंद्र प्रधान। कभी सरकार से अपना हक मांगने के लिए, तो कभी न्याय मांगने के लिए, कभी पेपर लीक रुकवाने के लिए, तो कभी एग्जाम कैंसिल की जवाबदेही मांगने के लिए। लेकिन सरकार इस पर चुप है। क्यों? इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे? कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? हर तरफ से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी चुप है। क्यों? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है वसंत कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ। देखिए, आज के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे लाख गुना बेहतर पहले रह चुका है। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने सन 1931 में लंदन में अपनी एक स्पीच के दौरान यह कहा था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अधिकतर आबादी लिटरेट यानी कि साक्षर थी, एजुकेटेड थी एंड स्किल्ड थी। प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर मैं कहूं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करती थी, जिसमें एकेडमिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन को साथ मिलकर पढ़ाया जाता था और इन पर बराबर ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल का इमर्सिव सिस्टम टीचर और स्टूडेंट्स के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता था। टीचर्स स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वोकेशनल स्किल्स सिखाते थे एंड रटने और औपचारिक परीक्षाओं पर रिलाई किए बिना डिसिप्लिन और ईमानदारी से काम करना सिखाते थे। एक टाइम पर अपने पास दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। जी हाँ, मैं नालंदा की ही बात कर रहा हूं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने दुनिया को ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक, खोजकर्ता, डॉक्टर्स और गणितज्ञ दिए हैं जिन्होंने दुनिया को नई नई चीजें दी। रिसेंटली यूके के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में ऋषि सुश्रुत के सम्मान में इंस्टीट्यूशन ने 90 किलो का एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू अपने कैंपस में अनवील यानी कि अनावृत किया है। ये थी एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पावर। भारतीय इतिहासकार धर्मपाल ने अपनी बुक द ब्यूटीफुल ट्री में ये लिखा था कि ब्रिटिश शासन से पहले स्वदेशी भारतीय शिक्षा ब्रॉडली फैली हुई थी और आम जनता के लिए इजीली एक्सेसिबल थी। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा ले सकते थे और एजुकेशन स्टेट कंट्रोल से फ्री थी और समाज और गवर्नमेंट के फंड से चलती थी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ सही था। हमारी मेजर पॉपुलेशन एजुकेटेड थी, स्किल्ड थी, विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट फिर भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। पहले मुगलों ने इसे तोड़ा और फिर अंग्रेजों ने, एंड अंग्रेजों ने तो इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और यहीं से भारत के एजुकेशन सिस्टम की डाउनफॉल शुरू हो गई। जब अंग्रेजों ने भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखा और ये जाना कि यहाँ के लोग कितने लिटरेट और एजुकेटेड हैं, तो भारत पर राज करने के लिए उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने का डिसीजन लिया और बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इसे चेंज किया। अंग्रेजों के पास अपनी फौज की कमी थी, तो भारत पर राज करने के लिए उन्होंने भारत के लोगों को ही यूज करने का डिसीजन लिया। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन सोच, रहन सहन और तौर तरीकों से अंग्रेज हों। और इसके लिए उन्होंने 1813 में चार्टर एक्ट लॉन्च किया। चार्टर एक्ट के थ्रू उन्होंने फंड्स को पूरी तरह से इंग्लिश एजुकेशन की ओर मोड़ दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि भारतीय शैक्षणिक संस्थान बड़े पैमाने पर फंड्स और मैनेजमेंट की कमी से जूझने लगे। इसके बाद 1935 में आया मैकाले मिनट रूल। इस रूल ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ को तोड़ने जैसा
काम किया। इस रूल का सिंपल पर्पस था खून और रंग से भारतीय बट टेस्ट, डिसीजन, एथिक्स और माइंडसेट से अंग्रेज लोगों का एक वर्ग तैयार करना, ताकि वे सस्ते एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर के रूप में काम कर सकें। और यहाँ से भारतीय एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से टूट गया। लोग इलिटरेट होने लगे और अनएजुकेटेड लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। भारत के एजुकेशन सिस्टम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बट कहते हैं ना कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। समय गुजरा एंड फाइनली 1947 में हम स्वतंत्र हुए। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebrations. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. और हमारी चीजों पर हमारा अधिकार वापस हमें मिला। बट चीजें इतनी खराब हो चुकी थीं कि सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हो सकता था। सैकड़ों सालों की टूटी व्यवस्था को जोड़ने में समय तो लगता ही। भारत स्वतंत्र तो हो गया था, पर हर तरीके से टूटा और बिखरा हुआ था, जिसमें एजुकेशन सेक्टर भी शामिल था। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बेस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड मैकाले पॉलिसी ही थी। इसके बाद भारत के अलग अलग मिनिस्टर्स और कमिटीज तरह तरह की एजुकेशन पॉलिसीज लेकर आए, लेकिन एजुकेशन का बेस आज भी वही है, मैकाले एजुकेशन पॉलिसी। बट अब तो हम इंडिपेंडेंट है ना, हमारी अपनी सरकार है, तो फिर आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है? इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन आज भी एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? सरकार क्यों आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया था और क्या आगे चलकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अगले वीडियो में, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर को।